नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक ऑन द गो। जैसे आपको मेरा स्टाइल पता है, मैं मेरे कार से ही ये रिकॉर्डिंग करता हूँ और जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। बहुत दिनों से मेरे कोई वीडियो आए नहीं, तो मेरे काफ़ी दर्शकों के कमेंट्स आए कि सर आप प्लीज़ रेगुलरली वीडियो बनाया कीजिए। तो मैंने अब ये डिसाइड किया है कि मैं एवरी सैटरडे एक वीडियो रिलीज़ करूँगा। उसका टॉपिक क्या रहेगा तो वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। इस सैटरडे या इस वीक में मुझे जो भी चीज़ ऐसी लगी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, उसे मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एक पॉइंट वाइज बना के डाल देते जाऊंगा। तो आई होप कि आपको वो भी पसंद आएगा। अच्छा, मैंने कुछ वीडियोस जो थे उनको प्राइवेट कर दिया है या डिलीट कर दिया है, क्योंकि वो सारे वीडियोस ना बहुत स्टॉक स्पेसिफिक हो गए थे और कुछ उसमें से जो स्टॉक्स थे वो काफ़ी स्मॉल और मिड कैप टाइप के स्टॉक्स थे। तो मुझे ना कोई झमेला नहीं चाहिए था कि कल जाके कोई मेरे अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए कि आपने इस स्टॉक को प्रमोट किया नहीं किया। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं देखे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है देखने की। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप किसी भी एक स्टॉक्स को लेकर आगे बढ़ सकते हो। देखिए, स्टॉक का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या स्टॉक का क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कोशिश क्या करनी है, आपको कैसे उस स्टॉक को ढूंढा गया उसको ढूंढना है। देखो, मेरा जो भी पर्सनल ध्यान रहता है, क्योंकि अब जो मैंने मेरी जो इन्वेस्टिंग स्टाइल को चेंज कर दिया है, वो मैंने अब लेस टाइम टेकिंग वाले ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ कि जिसमें मुझे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। देखो, मैं एक बात आपको क्लियर कट बता देता हूँ। आपका जो असली वेल्थ बनने वाला है ना, वो इन्वेस्टमेंट से ही बनने वाला है। लॉन्ग टर्म कैश मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ बनेगा, और जब आपका साइजेबल उसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा तभी आपका वेल्थ बनेगा। ये ऐसे ट्रेडिंग करके, ऑप्शन ट्रेडिंग करके या फिर वीकली स्विंग ट्रेडिंग करके वगैरह कुछ नहीं बनने वाला है। इसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे और हमेशा बिजी रहोगे। आपका मेजॉरिटी जो समय है ना, वो इसी में बर्बाद होगा कि किस शेयर में पैसे डालने हैं, तो उसको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, फिर वो प्रॉफिट बुक करने के बाद शेयर ऊपर क्यों चला गया, फिर मेरे प्रॉफिट बुक करने के बाद शेयर नीचे गिरना चाहिए। ये सब चीज़ों में ना आपका पूरा सरदर्द, मैंने जिसको बोलते हैं ना, दिमाग का दही हो जाएगा। तो इस चक्कर में मत पड़ो। मेरा आपको यही ये रहेगा कि आपका जो भी प्राइमरी वर्क है, जो भी आपका प्राइमरी काम है, उस पर फोकस करो। उस पर्टिकुलर काम को इतना अच्छा करो कि उसमें से कैश फ्लो जनरेट होने लगे। जो भी कैश फ्लो जनरेट होता है उससे आप कैश मार्केट के शेयर्स खरीदो, जो आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स जिसमें आपको लॉन्ग टर्म फंडामेंटल व्यू दिख रहा है, लॉन्ग टर्म कुछ ग्रोथ स्टोरी दिख रही है, उसे लो। ऐसे शेयर्स लो जो 10-15 साल तक चलेंगे। ऐसे शेयर्स लो जिसमें आप आपके पूरे नेटवर्थ का 20-25% तक डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे मैंने बताता हूँ ना, मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, ये पर्टिकुलर वीक में भी बहुत से लोग मिले। हर कोई बहुत बढ़िया अपनी अपनी बातें बताता है। देखिए, कोई भी ना अपने सक्सेस स्टोरी ही बताता है। जो भी मिलेगा ना, आपको यही बताएंगे, अरे मैंने तो IRFC लिया था, 75 का IRFC गया, मैंने 150 में बेच दिया, डबल का प्रॉफिट हो गया मुझे। मैंने पूछा, भाई तुमने कितने लगाए थे उसमें? अब वो आदमी का जो नेटवर्थ है वो 50-60 लाख का है। यानी उस आदमी को मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ? देखो, उसका एक फ्लैट है 35-40 लाख का, उसके बैंक में 15-15 लाख रुपए बैंक बैलेंस है, उसकी एक सैलरी है जिसमें कम से कम 70-80 हज़ार रुपये निकलते हैं। अब इसको अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो वो आदमी अगर एसेट वाइज जाएगा तो मेरे हिसाब से वो एसेट वाइज 80-90 लाख का इंसान है। 90 लाख का वो इंसान है। अब उसने IRFC में ट्रेडिंग किया, या ट्रेडिंग किया बोल तो इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से, कि उसने बहुत शेयर मार्केट का बहुत बड़ा कुछ तीर मार लिया, ऐसा उसका मानना है। तो उसको मैंने पूछा कि भाई तूने कितना डाला था उसमें? अब मुझे बताओ, जब भी कोई ऐसे चिल्लर शेयर्स में डाल रहे हैं ना लोग, वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, IRFC, जिसमें कोई व्यू नहीं है, पता नहीं है कुछ, कितना डाला होगा उसने? आपको पूछ सकता हूँ मुझे। 90 लाख का एसेट वाला आदमी ने बड़े मुश्किल से 9,000 रुपये लगाए थे IRFC में, जिसके हो गए 18,000। अब मुझे बताओ क्या फर्क पड़ा उसको? उसके ओवरऑल एसेट क्लास को कोई फर्क पड़ा? कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उससे अगेंस्ट अगर मैं कंपेयर करूंगा, किसी बंदे ने 90 लाख के एसेट बेस पे 40 लाख रुपए HDFC बैंक में लगा दिए, और अगर HDFC बैंक में उसके 10% भी गेन आ गए साल के, तो उसको 4 लाख रुपए का फायदा हो गया। ओवरऑल फायदा बहुत बड़ा हो गया, उसमें कुछ तो फर्क पड़ा। उसके ओवरऑल एसेट में 90 लाख का एसेट 94 लाख का तो हो गया। इधर 90 लाख का एसेट 90,09,000 का बढ़ गया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जबकि उसको बड़ी खुशी है कि मैंने क्या कर लिया, क्या नहीं कर लिया। और इसके अगेंस्ट उसको ये वो बाकी सब लोगों को मूर्ख में निकलता है कि जैसे देखो भैया, तुम लोग नहीं डाल रहे हो, तुमने IRFC नहीं खेला। बहुत लोग मुझे भी बोलते हैं कि तुमने IRFC नहीं खेला। यार, तुम 20 साल से मार्केट में हो और IRFC कैसे छूट गया तुमसे? तो मुझे कोई गम नहीं है ना, छूटा बोले तो मैं, अगर मुझे पता भी रहता था ये शेयर्स बढ़ने वाले, फिर भी मैं नहीं लेता था, क्योंकि मेरे वो कॉन्सेप्ट में वो फिट ही नहीं होते। देखो, हर एक का ना एक पर्सनल लाइकिंग भी रहता है कि मुझे किस टाइप के शेयर्स लेने हैं। किसी को IT शेयर्स में बहुत ज़्यादा कुछ पता रहता है, वो उसी में जाता है। जैसे मेरा पर्टिकुलर फोकस है कंज्यूमर बेस। मेरा ये एक बहुत बड़ा ऐसा व्यू है कि अभी जो इंडिया है उसमें जो इनकम टैक्स भरने वाले लोग हैं, जो मैंने लास्ट ईयर का जो मैंने परफॉर्मेंस देखा था, तो पिछले 5-6 साल में भारत में
2 लाख रुपए कमाने वाले 20 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम टैक्स शो करने वालों की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। एग्जैक्ट फिगर्स मुझे नहीं पता, लेकिन आप चेक कर लेना, ये पिछले 5-10 साल में बहुत डिफरेंस आया है, जहाँ पे जो हायर मिडिल क्लास है वो तेज़ी से ग्रो हो रही है। लोअर मिडिल क्लास वाले लोग मिडिल क्लास में जा रहे हैं, मिडिल क्लास वाले लोग मेजॉरिटी हायर मिडिल क्लास में जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा हायर मिडिल क्लास का बेस बन रहा है। और ये हायर मिडिल क्लास जो है, ये कुछ ऐसे डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदेंगी जो अभी तक इंडिया में उतने सेल नहीं होते। जिसमें मेरा जो बहुत बड़ा मेजर फोकस है वो है कि बैग्स, ट्रैवल बैग्स पे मेरा ज़्यादा फोकस है। मेरा फोकस है वाइन्स पे, मेरा फोकस है बियर पे, मेरा फोकस है अल्कोहलिक बेवरेजेस पे, मेरा फोकस है जो क्वालिटी स्नैक्स है उस पे, मेरा फोकस है जो क्वालिटी क्लोथ्स कोई बेचती है कंपनी उस पे, जो भी डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं मेरा उसी पे फोकस है सारा। तो मेरे सारे शेयर्स उसी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ाता हूँ। ऑब्वियसली इसमें कुछ कैपिटल गुड्स की भी कंपनियां हैं जिसमें 10-15% टोटल पोर्टफोलियो का मैंने डाला हुआ है, तो वो भी है, लेकिन ओवरऑल मेरा जो फोकस है वो कंज्यूमर से रिलेटेड है। अच्छा, कंज्यूमर स्पेस में जो कंपनी है, जैसे आपने अगर अच्छे से देखोगे, मेरा जो अभी देखो टाइटन को जो मैं देखता हूँ ना, मैं उसको एक रोल मॉडल पकड़ के चलता हूँ कि हाउ टाइटन हैज़ ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी तो उसमें कुछ मेरे को कोई पर्सनली कुछ बहुत बड़ा कुछ पिक्चर दिखता नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत हायर वैल्यूएशन पे जा चुकी है। लेकिन अगर आप टाइटन को ठीक से देखोगे, उसका पूरा पिछले 10-20 साल का रिकॉर्ड देखोगे, तो आप एक बात नोटिस करना, वो कंज्यूमर फेसिंग कंपनी है, उसमें कभी भी बड़ा करेक्शन नहीं आया है, जो कि एक इन्वेस्टर को चाहिए। एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए कि कंपनी में बहुत बड़े बड़े करेक्शन ना आए, कंपनी इतनी साइक्लिकल ना हो कि वो 7 रुपए की कंपनी 40 रुपए जाए, फिर 40 रुपए से फिर से 10 रुपए आ जाए। इतना बड़ा करेक्शन वो नहीं चाहता, क्योंकि इतनी बड़ी एंट्री एग्जिट उसको नहीं जमने वाली है, और फिर वो इन्वेस्टमेंट छोड़ के वो ट्रेडिंग बन जाएंगे। उससे कैसे कंपनी चाहिए जो धीरे धीरे बढ़े, जिसमें छोटे मोटे करेक्शंस बीच में आते रहे। जैसे आपने टाइटन को, अगर मेरा रोल मॉडल जो टाइटन है उसको अगर आपने देखा है, तो उसको आप देखोगे तो उसमें कभी भी 20-25-30% से ज़्यादा बड़े करेक्शंस आए नहीं। तो मेरा क्या फोकस रहेगा, अभी मेरा क्या फोकस रहेगा, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ हेवीली इन ऑन ऑल माय कंज्यूमर कंपनीज। अब मेरा फोकस क्या रहेगा कि वो जो कंपनियां हैं वो धीरे धीरे चलते रहेंगी आगे, धीरे धीरे आगे आगे चलते रहेंगी, कभी भी उसमें बड़ी राइज नहीं आने वाली, ना कभी उसमें बड़ा फॉल आने वाला है। तो मेरा सिर्फ फोकस रहेगा कि मेरे जो भी एसआईपी के पैसे, जो मेरे हर महीने के एसआईपी के पैसे हैं, मैं उसे इकट्ठा करते रहूँगा मेरे बैंक अकाउंट में, एंड आई विल वेट फॉर वन ऑफ देम टू फॉल बैक टू द मीन। जैसे कि अगर मेरे पास 14 कंपनियाँ हैं, फिलहाल मेरा पोर्टफोलियो 14 कंपनीज का हो गया है, मैंने एक कंपनी और कम कर दी है टू मेक इट मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब ये 14 कंपनीज में से कोई ना कोई एक कंपनी ऐसी होगी जो उसमें उस पर्टिकुलर फ्लो में डिप में पड़ी रहेंगी, यानी थोड़ा सा नीचे करेक्शन में बैठी रहेंगी, यानी उसके टॉप से उसका 20% तक का करेक्शन आया हुआ रहेगा। उस कंपनी में मैं इन्वेस्ट उस पर्टिकुलर एसआईपी में करते रहूँगा। जैसे भी मुझे वो कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी मिलेगी, मैं फिर दूसरी में करूँगा। यानी इन 14 कंपनियों में से जो भी 20% का करेक्शन दिखा रही होंगी अपने टॉप से, मैं उसमें अपने पैसे डालते रहूँगा और वेट करते रहूँगा। क्योंकि कंज्यूमर कंपनी में ये आपको बेनिफिट है कि कंपनीज कभी भी बहुत ज़्यादा बड़े डाउन टर्न में नहीं जाती है। ऐसा नहीं होने वाला कभी कि कंपनी ने 1000 रुपये टच कर लिया और फिर 1000 के बाद 800 आया, फिर 800 के बाद 700 आया, फिर 600 आया, फिर 400 आया, फिर 200। इतना बड़ा डाउनफॉल नहीं आता है। जनरली कंज्यूमर कंपनीज में ऐसा देखा गया है कि 1000 हो गए, 1000 के बाद 800-700 तक आएंगी, फिर ऊपर करेक्ट हो जाएंगी, बहुत दिनों तक 700 से 1000 के बीच में चलते रहेंगी, फिर एक बार उनका अच्छा रिजल्ट आया, वो आगे निकल जाएंगी, 1200-1300 पे जाके अटक जाएंगी। तो ये धीरे धीरे अटकते चढ़ते आगे बढ़ने वाली कंपनीज है। इनके मेजॉरिटी के जो मेरे पास जो कंपनियों के पीई है वो 30 से लेके 50 तक के पीई वाले शेयर्स ज़्यादा है मेरे पास। अब ये 30 से लेके 50 में ना कभी उनका पीई एक्सपेंशन होता है, कभी पीई रिट्रैक्शन होता है, ये सब चलते रहेगा। आई एम गोइंग टू लिव विद देम फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि उसमें तुरंत मुझे पैसे निकालने हैं, इसलिए मुझे ऐसे स्मूथ राइड वाली कंपनियां चाहिए जो बिल्कुल ऑटो राइड में चल रही है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि उसमें जब भी 20% करेक्शन आए तब मैं मेरे जो एसआईपी के इकट्ठा किए हुए पैसे हैं वो मैं उसमें डाल दूं और चुपचाप अपने काम पे लग जाओ। तो मेरा फोकस क्या रहेगा, मेरे काम में ज़्यादा ध्यान देना, पर्सनल काम में, उसमें से जितना हो सके कैश फ्लो बाहर निकालना, वो कैश फ्लो को इकट्ठा करते रहना, और जब भी 10-20% की 20-20% की जब करेक्शन आए फ्रॉम द टॉप, उसमें डिप्लॉय करते जाना और वेट करना। जब शेयर ऊपर जा रहे हैं, जब हाई टच कर रहे हैं, तब ना ही उसमें अपने को प्रॉफिट बुक करना है, ना ही उसमें और पैसे डालना है, आपको चुपचाप बस देखते रहना है। तो यही थ्योरी से मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, इसलिए मुझे ना इसमें ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अगेंस्ट कुछ लोग हमेशा नए कोई कंपनी को ढूंढ रहे हैं जिसमें वो 7-8 दिन में 10-20-50%, 70% कमाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो उसमें ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी भी मेरे पास मेरे 14 कंपनियों के पोर्टफोलियो में 2 कंपनियां अभी भी ऐसी है, 2-3 कंपनियां जो नॉन कंज्यूमर है, जिसको मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे करके उसे भी निकाल दूंगा और उसके भी सारे पैसे इसी में डिप्लॉय कर दूंगा।
तो ये मेरा पर्टिकुलर स्टाइल है। आगे मुझे दिख रहा है कि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के रिजल्ट भी सबको पता है कि क्या रह सकते हैं, बहुत अच्छे ही इलेक्शन रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, और उससे ज़्यादा अच्छे आते हैं तो मार्केट उसको एक बार और सलामी देगा। लेकिन देखो, मार्केट कभी 10,000 पॉइंट बढ़ भी गया है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर से नीचे आ जाता है। मार्केट हमेशा अपनी मीन के आसपास चलते रहेंगे। अब यहाँ से मैं अगले 3, 4, 5 साल के लिए मार्केट को स्लोली एंड स्टेडीली आगे जाते हुए देख रहा हूँ। ये कोई यहाँ पे ज़्यादा बड़े स्पाइक्स नहीं आने वाले, ना कोई ज़्यादा बड़े फॉल आने वाले, क्योंकि जैसे ही बड़ा स्पाइक आएगा कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग वाले आ जाएंगे, जैसे ही कोई डिप आ जाएगा जो साइड में बैठे हुए हैं लोग वो अंदर घुस जाएंगे। तो मार्केट अब काफ़ी ज़्यादा जिगजैग फॉर्म में, जैसे आपको जो एक पैटर्न रहता है ना, जिसमें मार्केट जो है ना वो ऐसा करेक्टेड ऊपर भी चलते रहता है लेकिन करेक्शन भी चलती रहती है, ऊपर भी चलते रहता है करेक्शन भी चलती रहती है, इस टाइप का वो बिल्डअप करने वाला है अगले 4 साल के लिए। ये 4 साल के लिए ना ही कोई बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है, ना ही कोई बहुत बड़ी डिप, बहुत बड़ी अपमूव एक्सपेक्टेड है। बट ये मेरे हिसाब से 10, 15, 20% के CAGR से निफ्टी, 10, 15% के CAGR से निफ्टी स्लोली एंड स्टेडीली मूव होते रहेगा। ना उसका PE कभी बढ़ेगा, ना PE कभी घटेगा। तो आप अगर चाहते हो मार्केट में बने रहना तो बने रहिए, बिल्कुल बेचने की कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक डिप आता है तो पैसे और डिप्लॉय कीजिए, ऊपर जाता है तो चुपचाप देखते रहिए, फिर से डिप आएगा फिर डिप्लॉय कीजिए। बस ये अब मार्केट जो है ना ये इसी हिसाब से चलने की मेरी उम्मीद है। तो आज का जो ये सैटरडे का वीडियो है, अगर आपको ये पसंद आया हो, आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरा अनुभव कैसे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो मुझे बताइए। शेयर, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मैं फिर मिलूंगा अगले सैटरडे एक नए वीडियो के साथ, एक नए लर्निंग के साथ। ठीक है, धन्यवाद।